नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल मैंने आप लोगों को एमसी की कुछ इम्पोर्टेंट जो डीपीएसपी से रिलेटेड है वो प्रोविज़न के बारे में बात करा था और मेरा नाम अर्पित कुमार रावादिया है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ नए और टॉपिक के साथ कुछ एमसीक्यू लाया हूँ जो हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को समझा था। तो जो लोग कृपया चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम चलते हैं, एक एक क्वेश्चन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, तो हमने पढ़ा था कि एक वेलफेयर स्टेट भी है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी देता है, लेकिन ये कोई रिलीजियस स्टेट नहीं होता है। ये कहीं रिलीजन के बारे में इसमें की स्टेट नहीं है। एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ सबका जो है वो एक प्रकार से वेलफेयर किया जा सके। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विथ रिफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिफरेंस में ये बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की कुछ लिमिटेशन है। तो क्या लिमिटेशन है कि ये लेजिस्लेटिव फंक्शन की लिमिटेशन है या एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इसमें से कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर के बारे में या एग्जीक्यूटिव फंक्शन के बारे में कुछ कहा गया। ये एक इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का, जो उसकी मोरल ड्यूटी है कि वो कुछ करे। अगर उसके पास रिसोर्स हैं तो वो उसका ऑब्लिगेशन बनता है, लेकिन अगर वो नहीं पूरा कर पाता तो हम इसके लिए कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो नीदर वन और नीदर टू होगा। तो अब चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने पढ़ा था कि ये जस्टिफिएबल नहीं होती हैं, नॉन जस्टिफिएबल होती, मतलब आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये एक मोरल ड्यूटी है स्टेट की। वो उसके ऊपर एक दायित्व है कि वो पूरा करे। लेकिन अगर स्टेट के पास रिसोर्स नहीं है या स्टेट कमज़ोर है या स्टेट ज़्यादा एडवांस नहीं है या और कोई चैलेंजेज हैं, तो उसी आधार पे जो है वो प्रिंसिपल बनाएगा या डायरेक्शन देगा कि किस प्रकार एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होने चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विथ रिफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ, जो हमारे पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेटमेंट के बारे में दिया है। तो पहला तो इन्फोर्सिएबल होता है कोर्ट के द्वारा, नहीं, हमने पढ़ा है कि नॉट इन्फोर्सिएबल होता है। तो दे शैल बी नॉट इन्फोर्सिएबल बाई कोर्ट, दो सही हो सकता है। जो है इसमें ला क्या बनाए जाएंगे इसके बारे में, हाँ तो क्या ला होंगे, जैसे आर्टिकल 44 के बारे में दिया गया है, 40 में दिया गया है। तो ये एक प्रिंसिपल भी लेट डाउन करता है। तो जो 2 और 3 है वो राइट ऑप्शन होंगे। जैसे आर्टिकल 37 है जो ये बताता है कि इसको हम जो है वो कोर्ट में जस्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लॉ तो बना सकता है, लेकिन अगर नॉन जस्टिएबल है, ये एक मोरल ड्यूटी है, स्टेट के विवेक पे डिपेंड करता है, स्टेट की मोरालिटी पे, स्टेट के पास कितने रिसोर्स हैं, स्टेट कितना एडवांस है कि डेवलपिंग स्टेज में है कि डेवलप स्टेट है, वहाँ की गवर्नेंस कैसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन सा जो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वो इन्फोर्सिएबल नहीं की जा सकती, क्योंकि जो आर्टिकल 37 है वो लॉ मेकिंग पावर की बात करता है, लेकिन ये क्योंकि फंडामेंटल गवर्नेंस है कंट्री का, लेकिन ये नॉन जस्टिएबल इसीलिए कि अगर कोई लॉ बनाए जाते हैं तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि उनको अप्लाई करे, लेकिन अगर वो नहीं किसी कारणवश से पूर्ण तरीके से सर्व कर पाते या कुछ लोग उसकी वजह से डिप्राइव रह जाते हैं तो हम उनको कोर्ट के सामने घसीट देंगे। तो ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 37 जो है वो इसी बारे में बात करता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है वो
कहाँ पे दिया है। तो हम लोगों ने इसको कई बार पढ़ा है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट की बात की गई है वो हमारे डीपीएसपी में बात की गई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं, जो आइडिया है हमारे वेलफेयर स्टेट के बारे में वो कहाँ पे मिलती है। तो जो हमारे आइडिया है वेलफेयर स्टेट के बारे में, जहाँ पे प्रियम्बल में भी कुछ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं, साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दी हैं। जैसे कि प्रियम्बल में हमारी सोरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई है, और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो गाइड करते हैं कि एक स्टेट को किस प्रकार से वेलफेयर करना चाहिए, कौन कौन से जो मैकेनिज्म है, कौन कौन सी पॉलिसी हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो वेलफेयर की बात करते हैं। जैसे लिबरल प्रिंसिपल हैं, गांधीयन के प्रिंसिपल हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कौन से फॉलोइंग पार्ट में है जिसके हम कन्वीनियंट स्टडी करते हैं। तो हम सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्ट, ये सारे लोगों की जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है कि एक स्टेट के किस प्रकार से सिद्धांत होने चाहिए, कौन कौन से जो फिलॉसफी है वो उस पर इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो गांधीयन, लिबरल और इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी पे ही बेस्ड है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जितना भी कंटेंट है या जितने भी डायरेक्शन, ये बेसिकली इन्हीं तीन आइडियोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो डी होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा है जो हमारा फंडामेंटल गवर्नेंस का काम करता है। तो जो फंडामेंटल गवर्नेंस का काम करता है वो हमारा डीपीएसपी करता है। तो जो डीपीएसपी है उसके बारे में सारी बातें की गई हैं कि कैसे जो मेकिंग पावर है, लॉ मेकिंग पावर है, उनके बारे में ये बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैरो करा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से ली है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से आई। तो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्सेप्ट उठाया है, जो हम अपने देश में नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन करते हैं, जो हमारे पार्ट 4 में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो हमारे देश की गवर्नेंस कैसी होगी, सुशासन कैसा होगा, किस प्रकार से सरकार जो है वो पॉलिसी लाएगी, लोगों का वेलफेयर करेगी, लोगों को अपॉर्चुनिटी देगी, ये सारी जो चीज़ें जो प्रिंसिपल हैं या लेजिस्लेशन में जो लॉ बनाए गए हैं, एक स्टेट को किस प्रकार से डेवलप किया जाए, कैसे सिटीजन की जो पॉलिसी है, सिटीजन को एक वेलफेयर दिया जा सके, सिटीजन को एक लाइवलीहुड प्रोवाइड की जा सके, सिटीजन को जो ऑब्लिगेशन है फुलफिल किए जा सकें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं डीपीएसपी के अंतर्गत ही आती हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात नहीं करता है, कि मान लीजिए कि जिनके पास पैसा है कि वेल्थ का एक जगह एकमुलेशन हो जाए, जैसे कैपिटलिस्ट आजकल करते हैं कि सारा पैसा जो है वो अपने पास रख लेते हैं, चाहे अदानी हो चाहे मुकेश अंबानी हो, हम लोग ऐसे ही मरते रहते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इसको हटाने का, ये इसको वायलेट करने के जो प्रिंसिपल बने, जिससे समता बनाई जा सके, इक्वालिटी लाई जा सके समाज में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल के साथ जो सबका कॉमन गुड हो सके, उसी प्रिंसिपल पे ये डीपीएसपी के बेस्ड है। जो आर्टिकल 39 बताता है कि स्टेट को कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए जिससे सब लोगों को जस्टिस मिल सके, सिटीजन और वुमेन को इक्वली राइट मिल सकें, उनको जीवन यापन करने के लिए एडिक्यूट जीवन यापन करने के लिए उनको पर्याप्त रोजगार मिल सके, मटेरियल रिसोर्स का कम्युनिटी में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, जिससे कॉमन लोगों को सर्व किया जा सके, कॉमन गुड के लिए सर्व किया जा सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा जो गवर्नमेंट है जो पंचायत की बात करती है। तो पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 है जो बताता है कि
विलेज पंचायत जो है कि उसकी नेसेसरी पावर और अथॉरिटी जो है वो किस प्रकार से सेल्फ गवर्नमेंट का काम करेगी। विलेज पंचायत जो गांव की समस्याएं हैं, ग्राम प्रधान है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी है, ग्राम सभा है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, पावर का विकेंद्रीकरण किया जाए अलग अलग छोटी छोटी जगहों, जिससे अच्छे से जो गवर्नेंस है वो बेहतर तरीके से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिल सके। तो ये प्रिंसिपल इसी आधार पे बेस्ड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है, वो कहता है कौन सा जो है इसमें तो जो इक्वल पे और इक्वल वे मैन एंड वुमेन के बारे में सबको बराबर जो है पे किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को कम दिया जाए या जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए स्टेट इस प्रिंसिपल को लाया। इसी को इक्वल रिम्यूनरेशन एज फेयर वेजेज एक्ट ऑफ, इस तरीके से जो और भी अदर एडिशनल एक्ट बनाए गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है कि कौन सा जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जो इक्वल पे फॉर इक्वल वेज है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि ये डीपीएसपी का प्रिंसिपल है। ये डायरेक्शन देता है स्टेट को कि वो सबको इक्वल पे करे इक्वल वर्क के लिए। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में है जो विलेज पंचायत की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो विलेज पंचायत की बात करता है वो एक डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं पंचायती राज सिस्टम कहाँ पे दिया है। तो पंचायती राज के बारे में जिक्र आर्टिकल जो है आर्टिकल जो है 40 है जो उसके बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 40 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के बारे में बताता है कि विलेज पंचायत को कैसे ऑर्गेनाइज करा जाएगा, पंचायती राज को किस प्रकार से जो 3 टायर MC मेहता के कानून के बारे में बात की गई है, या विलेज पंचायत जो शेड्यूल 12 में, इसके बाद 73 अमेंडमेंट में जो पंचायती राज बलवंत मेहता कमेटी, सब चीज़ें जो हैं आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमसे स्पेसिफिक पंचायती राज के जिक्र के बारे में बात की गई तो हम डीपीएसपी में एक कॉन्सेप्ट दिया गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं तो कुछ मिलान करने को फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में कहाँ पे दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको मालूम है 44 में दिया गया है। एग्रीकल्चर हस्बेंड्री के बारे में 48 में दिया गया है। सेपरेशन और जुडिशरी का जो है 50 में दिया गया है, जिससे जो है वो एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, बैलेंस, और जो सिटीजन के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर दी गई हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिस पे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो जो 39 है वो फ्री लीगल एड से, तो ये सही मैच है। विलेज पंचायत 40 में दिया है, ये भी सही है, लेकिन 48 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में नहीं दिया, ये सेक्शन 50 में इसके बारे में दिया, इसीलिए ये गलत है। आर्टिकल माफ करिएगा यहाँ पे। तो अब चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो कौन सा पेयर है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जो है इक्वल पे इक्वल वर्क के बारे में बात करता है, जो मैन और वुमेन से रिलेटेड, कि सबको मैन हो चाहे वुमेन उनको बराबर जो वेजेज का अधिकार है, वो जेंडर जस्टिस पे और जेंडर इक्वालिटी पे प्रिंसिपल बेस्ड है। तो आर्टिकल 39 है जो इस बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब हम कुछ चीज़ें हैं जिनको मिलान करते हैं। तो आर्टिकल जो 40 है वो विलेज पंचायत से संबंधित है, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, 48 जो है वो इससे संबंधित है। लेकिन जो राइट टू वर्क है इसके बारे में जो है वो
41 में दिया गया है। तो जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे कोड ए सही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे होंगे, जैसे मनरेगा जो स्कीम है वो लॉन्च की जाती है, कौन सा आर्टिकल है जो मनरेगा को सपोर्ट करता है? तो आर्टिकल 43 जो लाइवलीहुड की स्टेट जो है वो सिक्योर करे सबको, ऐसे सुटेबल लेजिस्लेशन बनाए जिससे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, उनकी सोशल स्टैंडर्ड बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वर्क मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर इन्वॉल्व हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके, और सबसे ज़्यादा उनको उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेजेज और लाइवलीहुड के लिए एक तरीके से जिससे वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकें। और एक तो ये मनरेगा जो है इसी कॉन्स्टिट्यूशन गोल पे बेस्ड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आर्टिकल है इंसर्टेड किया गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जो पार्टिसिपेशन जो है वर्कर का मैनेजमेंट का, उसके बारे में? तो आर्टिकल 43 से है कि जो वर्कर है उनको सही लाइफ स्टाइल डिग्निटी के साथ जीने का इंश्योरेंस कवर, सोशली इंक्लूड करना, सोशल चेंज करना, उसका पार्टिसिपेशन करना मैनेजमेंट में, ये सारी चीज़ें हैं जिससे वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन बेहतर रहे। जो इंडस्ट्री के नियम हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो एक प्रकार से प्रॉपर तरीके से जो वर्कर है वो पार्टिसिपेट कर सके, जिससे जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है या जो हम बैलेंस है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बेहतर बनते हैं, जिससे जो हमारे जो लेबर कोड है या जो लेबर लॉ है उनमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बना रहे। जो कॉन्स्टिट्यूशन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड 1976 से इस प्रोविज़न को ऐड किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जो प्रोविज़न है जो वर्कर और मैनेजमेंट है इंडस्ट्री की, उसके बारे में बात करता है? तो इसके बारे में जिक्र जो है आर्टिकल 43A है जो इसके बारे में जिक्र करता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रमोशन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है? तो हमको दूसरे कंट्री से शांति डिप्लोमेसी बना के बेहतर सिक्योरिटी सेफ्टी का ख्याल, अपनी सोर्टी को प्रोटेक्ट करने का, इंटरनेशनल व्यापार, स्ट्रेटजिक रिलेशन, और जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल सोरेनिटी है उसमें एक स्टेट पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक स्टेट को ये सिद्धांत है, उसकी ये मोरल ड्यूटी है कि वो इंटरनेशनल पीस मेंटेन करे, जो पार्ट 4 आर्टिकल 51 में इसके बारे में जिक्र किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 है जो बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में कहाँ पे बात की गई। तो जो सेपरेशन और एग्जीक्यूटिव के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बात करता है, जो हमारे आर्टिकल 50 में इसके बारे में दिया गया है। ये एक प्रकार से सेपरेशन और एक जो एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही पार्ट है, जिससे जो फंडामेंटल राइट हैं या कोई भी जुडिशरी जो है वो गारंटर है इंडिविजुअल या सिटीजन के फंडामेंटल राइट का, जो स्टेट के आर्बिट्रेरीनेस को चेक करती है, जो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म पे बेस्ड है, या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसी जो नई चीज़ें आई हैं जहाँ लोक हित के लिए जो है हम याचिका दायर कर सकते हैं, या अब जो सोशल एक्शन लिटिगेशन सेल आई है। तो ये जो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं या जुडिशियल एडवेंचरिज्म आया है, तो ये जो नई चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जो स्टेट में इंडिविजुअल की सिक्योरिटी या पर जो पब्लिक और प्राइवेट राइट के बीच में बैलेंस बनाने का काम करती है। तो ये हमारे DPSP में ही ये प्रोविज़न दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जो स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करे? तो ये कॉन्सेप्ट हमारे डीपीएसपी में दिया गया है, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को अदर कंट्री के साथ कैसे व्यापार करना है, कैसे शांति समझौता करना है, कैसे मिलिट्री डिप्लोमेसी करनी है, किस प्रकार से दूसरे कंट्री का जो है कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ एक बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंटरनेशनल पीस और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी स्ट्रेटजिक जो प्लानिंग है उसको बेहतर तरीके से डिप्लोमेसी के जरिए उसको सॉल्व करने की जो कला है, यही इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का एक प्रिंसिपल जो है हमको डीपीएसपी में देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 51 जो है वो फॉरेन पॉलिसी से संबंधित कि एक देश दूसरे देश से किस प्रकार से जो हमारे बिजनेस हैं या एमयू साइन होते हैं या हमारे उस देश के साथ कैसे रिलेशन है, हमारे इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप या जो और भी चीज़ें हैं, बिजनेस पार्टनरशिप है या प्रोटोकॉल्स है या ट्रीटी हैं या और भी जो चीज़ें हैं या जो भी हम निगोशिएशन साइन करते हैं, वो सब फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का ही हिस्सा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कौन सा है जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है? तो ये हमारा आर्टिकल 51 है जो इन चीज़ों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 51 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। आर्टिकल 41 जो है वो राइट टू वर्क टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। 43 जो वर्कर के पार्टिसिपेशन के बारे में बताता है। 48 हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, क्लाइमेट चेंज से बचाएं, पॉल्यूशन फ्री करें, लैंड डिग्रेडेशन को रोकें, एक प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाएं, फॉरेस्ट सेफ्टी कंजर्वेशन, इन सब चीज़ों को मजबूत करें और एक बेहतर सस्टेनेबल और डेवलपमेंट इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट कर सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन किस प्रकार से हम कर सकें, इन्वायरमेंट को रेजिलियंस कैसे बना सकें, ग्रीन इन्वायरमेंट जो है या ग्रीन एनर्जी है या और भी जो नई नई चीज़ें किस प्रकार से जो हमारा इकोलॉजी है उसको बैलेंस कर सकें, उसको पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री कर सकें, क्लाइमेट चेंज फ्री कर सकें, कार्बन इमिशन को कम कर सकें। तो ये जो सारे प्रिंसिपल हैं ये कहीं ना कहीं हमारे 48A पे ही डिपेंड करते हैं। तो और जो डीपीएसपी का ही पार्ट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड इन द डीपीएसपी? तो डीपीएसपी में जो आर्टिकल हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो उसमें क्या नहीं ऐड है? तो उसमें जो ये है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड ही बस नहीं है, लेकिन जैसे प्रोटेक्शन है चिल्ड्रेन का, यूथ का एक्सप्लॉयटेशन से वो भी जो है एड है। इक्वल जस्टिस 39 में ये सब चीज़ें दी हैं जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड से जुड़ी हैं। या पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टू राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है कौन सा है जो डीपीएसपी का पार्ट नहीं है? जैसे फ्री एजुकेशन है चिल्ड्रेन को 16 साल तक, तो अब ये फंडामेंटल राइट बन गया है। बाकी जो ये सब है वो डीपीएसपी का पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमंग एजेड इन डीपीएसपी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो ऐड किया गया है वो जो मैनेजमेंट में वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं या इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में किस प्रकार से मैनेज करना है, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या रूल्स होंगे, किस प्रकार से जो रिलेशन होंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, उसी के बारे में जो ये 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिंसिपल जोड़ा गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कौन सा है जो डीपीएसपी के अंतर्गत दिया गया है? तो जो डीपीएसपी के अंतर्गत है वो प्रोविएशन जो हम कंज्यूम करते हैं कोई भी उनमें रोक लगाता है, लेकिन अगर ये कंजम्पशन मेडिकल पर्पज के लिए है या कोई ड्रग और ड्रग है जो कहीं ना कहीं
मेडिकल पर्पज के लिए यूज किए जा रहे हैं, हालांकि वो ऐसे इंजूरियस हैं, तो वो DPSP का ही पार्ट है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 होगा। प्रोविएशन लगाता है कि हम जो भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनमें DPSP एक सिद्धांत बना सकता है जिससे इंडिविजुअल के हेल्थ को फायदा हो, जैसे मेडिकल पर्पज के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो कौन सा प्रिंसिपल है DPSP का जो DPSP स्टेट पॉलिसी से संबंधित है? तो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट करने के बाद में स्टेट का जो प्रयास कर रहा है, जैसे लैंड है, क्रिएचर है, और भी जो चीज़ें उनके प्रति सम्मान, साफ सफाई, पॉल्यूशन फ्री, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना, इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन जो कार्बन इमिशन है उसको कम करना, या कार्बन क्रेडिट जैसी जो चीज़ें नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बेसिकली जो इन्वायरमेंट को सस्टेनेबली तरीके से आगे बढ़ाना, जिससे जो रिसोर्स हैं वो फ्यूचर जनरेशन भी, आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट जो स्टेट है ऐसे सिद्धांत बनाए इसके बारे में हमारा जो है बात करता है DPSP। विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन है जो प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है? तो ये DPSP में भी 48 में दिया है, जबकि 51A में भी ये फंडामेंटल राइट में सेम चीज़ दी गई है। जो दोनों प्रिंसिपल हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पे C होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइलेंट है कौन से DPSP पे? तो जो एडल्ट एजुकेशन के बारे में वहाँ पे जो हमारा DPSP स्टेट पॉलिसी है वो साइलेंट है, उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया। लिविंग एज के बारे में मेंशन है, फ्री लीगल एड के बारे में भी मेंशन है, अर्ली चाइल्डहुड और एजुकेशन जो चिल्ड्रेन के एज 6 ईयर के जो एज है उसके बारे में बातचीत की गई है, जो आर्टिकल 45 में लिया। लेकिन एडल्ट बच्चों को किस तरीके से, जो जवान है जो आगे पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में साइलेंट है। अगर स्टेट के पास रिसोर्स होंगे तो वो आगे रिजर्वेशन देगा या उनको पढ़ने की व्यवस्था करेगा, नहीं तो 6 साल तक के ही बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन की कंप्लीट जिम्मेदारी जो है वो हमारा उसके लिए प्रोविज़न दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में लेटर ऐड कर दिया गया? तो जो फ्री लीगल एड के बारे में हम 39A में पढ़ते हैं, उसको बाद में सिक्योर सोसाइटी के जो इंश्योर जस्टिस करने के लिए पुअर या वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो भी केस को लड़ सकें, उनके लिए लायर जो है एमिकस क्यूरी जो फ्रेंड है कोर्ट का वो दिया जा सके, या जो निर्धन लोग हैं उनके लिए जो है एक सरकारी वकील की नियुक्त की जा सके। इसी के प्रोविजन CRPC में भी देखने को मिलते हैं, जो 304 जो है उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 21 में भी है कि जो हम गवर्नमेंट प्लीडर या लायर हायर कर सकते हैं जो हमको विधि से रिलेटेड सेवा या जानकारी देगा। ये प्रिंसिपल आर्टिकल जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो कौन सा जो है नहीं इंक्लूड है DPSP में? तो हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में कहीं जानकारी नहीं मिलती, राइट टू वर्क, इक्वल वेजेज और इक्वल वर्क के बारे में जानकारी मिलती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक लीगल राइट है जो हमको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर से मिला है। आर्टिकल 39D जो है वो इक्वल पे के बारे में बात करता है। आर्टिकल 39A जो है वो एडिक्यूट मीन सबको अपना जीवन जीवन करने के लिए, जीवन यापन करने की लाइवलीहुड को अधिकार देता है। 47 ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसको बढ़ाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करे, और लोगों का जो पब्लिक हेल्थ है उसके लिए दवाइयाँ, सरकारी जो तमाम स्कीमें आती हैं, ये सब चीज़ें हैं।
जो तमाम प्रकार की स्कीमें सरकार चलाती है, जिससे वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको पब्लिक हेल्थ की सुविधाएं, जैसे कोरोना के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर देना या तमाम प्रकार की जो स्कीमें आती हैं गवर्नमेंट की, जैसे संजीवनी स्कीम हो गई या इंद्रधनुष मिशन के बारे में आप लोगों ने सुना है। तो ये जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा जो दवाई हैं वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, सस्ते रेट में जो कार्ड बनाए जाते हैं स्वास्थ्य सेवा वाले, ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट की ड्यूटी है जो हमको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो कृपया चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलूँगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दीजिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट MCQ थे DPSP के जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो फिर मुलाकात होगी कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को सपोर्ट करते रहें, चैनल से जुड़े रहें और आने वाले समय में हम बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर करेंगे। तो फिर मिलता हूँ कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।